जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली न्यूज एनालिसिस के इस लेक्चर में। दोस्तों आज हम पिछले हफ्ते में घटित हुई कुछ घटनाओं को देखेंगे और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी के रिलेवेंसी को भी देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ जो पिछले हफ्ते न्यूज में रही है। दोस्तों ये एक आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस में जो कि ट्रिपल टेस्ट पर है, ट्रिपल टेस्ट टू डिटरमाइन ओबीसी कोटा इन झारखंड। मित्रों हमने कुछ दिन पहले कर्नाटक की एक खबर देखी थी जहां पर हमने कास्ट सेंसस को देखा था, हमने सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की बात की थी और ये देखा था कि राज्य में किस तरीके से दोबारा से इस तरह के गणनाएं हो रही हैं और जांच पड़ताल हो रही है जिससे रिजर्वेशन कोटा में चेंजेस किए जाएं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। कुछ कुछ वैसा ही झारखंड में ये ट्रिपल टेस्ट जैसा दोस्तों हो रहा है। हालांकि झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा ट्रिपल टेस्ट पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है और मध्य प्रदेश के बाद अब ये झारखंड में दोस्तों यहां पर हो रहा है। तो इस पूरे हम लोग आर्टिकल में इसी बात को समझेंगे कि आखिरकार ये ट्रिपल टेस्ट क्या है, क्यों हो रहा है और इसके क्या परिणाम सामने निकल कर आए हैं। तो मित्रों इस आर्टिकल को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको पॉइंट्स अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। यहां से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। अभी सबसे पहले क्या हुआ है दोस्तों कि झारखंड की जो सरकार है उसने क्या किया है, कुछ डेटा को कलेक्ट किया है। और वो डेटा कैसा है, वो राज्य में ओबीसी जो जातियां हैं उनकी जनसंख्या का डेटा है जिसका डेटा उन्होंने पूरी तरीके से कलेक्ट कर लिया है। ये डेटा कलेक्शन जो है यही ट्रिपल टेस्ट का एकदम शुरुआती चरण था। इसके बाद ट्रिपल टेस्ट अब दोस्तों वहां पर शुरू होना है। ये ओबीसी वर्ग की जनगणना जो है वो क्यों की गई है, वो इसलिए की गई है ताकि ओबीसी वर्ग को मिलने वाले रिजर्वेशन कोटा में चेंजेस किए जाएं, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको वहां पर रिजर्वेशन दिया जाए। इस वजह से यहां पर ये जनसंख्या की जो गणना है वो की गई है। आपको बता दें कि जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस था उससे ये बिल्कुल अलग है, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। यहां पर अलग प्रकार के डेटा को देखा गया है, वहां पर अलग प्रकार के डेटा को देखा गया है। अब दोस्तों यहीं पर आपको बताएं कि ये जो ट्रिपल टेस्ट हो रहा है ये एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की आउटलाइन है, ठीक है, वो भी आप ध्यान करिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था विकास कृष्णाव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 4 मार्च 2021 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के ट्रिपल टेस्ट को आउटलाइन किया था और उसी को फॉलो करते हुए झारखंड की सरकार ने किया है। अब ये ट्रिपल टेस्ट में दोस्तों कुल मिला के 3 स्टेप हैं जिनको फॉलो करना है और उन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद जो डेटा आएगा उसको जो हमारी सरकार है उसके साथ साझा किया जाएगा और उसके बाद फिर रिजर्वेशन पर चर्चा होगी ओबीसी वर्ग की। आइए देखते हैं, अगर हम ट्रिपल टेस्ट की बात करें तो वो 3 स्टेप दोस्तों ये लिखे हुए हैं। इन तीनों स्टेप्स को आपको याद कर लेना है अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि एक क्या करा जाएगा, डेडिकेटेड कमीशन एक सेटअप किया जाएगा। ये कमीशन क्या करेगा, ये इंक्वायरी करेगा इनटू द नेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ द बैकवर्डनेस इन द लोकल बॉडीज। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं झारखंड की, जो शहरी निकाय हैं, उन शहरी निकायों में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, ओबीसी वर्ग की जो बैकवर्डनेस है वहां पर कितनी है, उस प्रकार की जांच करने के लिए एक कमीशन सेटअप किया जाएगा इस टेस्ट के पहले स्टेप में। नाउ ट्रिपल टेस्ट का जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होना है, तो देखिए स्पेसिफाइंग द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड इन लोकल बॉडीज इन लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। यानी ये जो कमीशन बना है ये पहले देखेगा कि झारखंड की जो अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं, जो शहरी निकाय हैं, उन शहरी निकायों में ओबीसी वर्ग के कितने लोग कार्य कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग की उपजातियों के कितने कितने लोग कार्य कर रहे हैं, किस उपजाति के कितने लोग कार्य कर रहे हैं, ये सारा जांच पड़ताल वो करके बैठेगा। उसके बाद वो देखेगा कि ओबीसी वर्ग को कितने आरक्षण की जरूरत है, कितने रिजर्वेशन की जरूरत है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, स्पेसिफाइंग द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, यानी कितना ओबीसी वर्ग को अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिया जाए ताकि उनकी संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रकार से बैठ सके। यह निश्चय किया जाएगा सेकंड स्टेप में। मतलब पहला क्या हुआ, पहला एक कमीशन सेटअप कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि उस कमीशन ने जो भी इंक्वायरी की है अर्बन लोकल बॉडीज में ओबीसी वर्ग के लिए, उस पूरे डेटा को एनालिसिस करके रिजर्वेशन कितना जरूरी है वो तय करना।
और फिर थर्ड स्टेप क्या है, इंश्योरिंग द रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड द 50% ऑफ द टोटल सीट्स। यानी फिर तीसरे स्टेप में यह भी इंश्योर करना होगा कि जितना रिजर्वेशन यहां पर बताया गया है वो रिजर्वेशन कुल सीटों के 50% से ज्यादा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसको मिलाकर अगर इसके अकॉर्डिंग हम रिजर्वेशन कर दें तो वो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 50% से भी ज्यादा निकल जाए टोटल सीट्स के। ये 3 स्टेप दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आउटलाइन किए थे 2021 में, उसी चीज को यहां पर झारखंड में दोस्तों अप्लाई किया गया है। तो अभी इस पूरे केस में क्या हुआ है कि जो डेटा है उसको कलेक्ट कर लिया गया है कि ओबीसी वर्ग की पॉपुलेशन कितनी कितनी है। यहां पर लिखा है ना, कलेक्टिंग डेटा ऑन पॉपुलेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट, दिस इज द स्टेप 1 सो कॉल्ड द ट्रिपल टेस्ट। यानी ये ट्रिपल टेस्ट का पहला स्टेप जो है यहां पर हमने पूरा कर लिया है। अब दोस्तों अगली बात है कि भाई अब झारखंड में होना क्या है, व्हाट हैज हैपेंड इन झारखंड सो फार, क्या हुआ है अभी तक। तो देखिए क्या हुआ है, 2023 में दोस्तों झारखंड में वो कमीशन सेट किया गया था। ये वाला जो कमीशन है ये 2023 में इसको सेटअप किया गया था। जब ये कमीशन सेटअप हुआ तो दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो कमीशन के मेंबर थे वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में गए थे। मध्य प्रदेश में जहां पर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं वहां गए थे उस प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये ट्रिपल टेस्ट पहले ही किया जा चुका है और पहले ही वहां पर ये प्रोसेस लागू की जा चुकी है। तो जो भी इस कमीशन के लोग थे, साथ में झारखंड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो सारे लोग गए थे मध्य प्रदेश में ये बात को सीखने के लिए कि ट्रिपल टेस्ट वहां पे किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट किया गया और कैसे कैसे स्टेप को फॉलो किया गया, क्या अप्रोच वहां पे फॉलो की गई। उस बात को समझने के लिए ये सभी लोग, कमीशन के लोग और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गए थे मध्य प्रदेश में, वहां से सीख कर आए। उसके बाद फिर यहां पर क्या करा, इन्होंने डेटा कलेक्शन शुरू करा दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में सारा डेटा ये कलेक्शन शुरू करते हैं और मार्च 2025 जो डेडलाइन थी वहां पर दोस्तों इनको डेटा यहां पर सारा देना था। तो वही हुआ है, डेटा जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट से लास्ट वीक इन्होंने पूरा कर लिया है और यहां पर रिपोर्ट जो है पब्लिश अपनी कर दी है, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब यहीं पर देखिए यहां जो डेटा मिला है, अब इस डेटा से ही क्या किया जाएगा, एक फाइनल रिपोर्ट दोस्तों तैयार की जानी है। उस फाइनल रिपोर्ट को ही आगे फिर इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट को दिया जाएगा। और यहां पर आप देखिए जो भी डेटा कवर किया गया है इस पूरे डेटा को भी एनालाइज किया जाएगा। उसके लिए 3 इंस्टीट्यूट को यहां पर बोला गया है। सबसे पहला कौन सा है, ये IIM, दूसरा कौन सा है, एक्सपीरियंस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज। ये तीनों क्या करेंगे, विल एग्जामाइन द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ ओबीसी इन द स्टेट। अब ये तीनों लोग क्या करेंगे, ये तीनों ही इंस्टीट्यूट्स अपने प्रदेश में यानी झारखंड में देखेंगे कि ओबीसी वर्ग का जो एजुकेशनल स्टेटस है वो क्या है, जो उनका सोशल स्टेटस है वो क्या है, और उसकी रिपोर्ट यहां पर पूरी तैयार करेंगे। और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी और फिर ओबीसी कोटा जो झारखंड में है उसको यहां पर फिक्स किया जाएगा कि अर्बन लोकल बॉडीज में ओबीसी वर्ग को कितना कोटा यहां पर मिलना चाहिए। इसके बाद की बात करें कि भाई अभी तक क्या होता है, व्हाट डिड द सर्वे लुक एट, अभी तक इस सर्वे में क्या चीज निकल के आई है और क्या चीज देखी गई है, उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो क्या है। तो दोस्तों सर्वे ने क्या बताया, सर्वे ने बताया है कि देखिए झारखंड में क्या है, झारखंड में यहां पर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ओबीसी वोटर इन द अर्बन लोकल बॉडीज। इन्होंने मेन चीज क्या करी है कि अर्बन लोकल बॉडीज में कितने ओबीसीज हैं, सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई किया है। अब पूरे राज्य में उनकी जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या के अनुपात में क्या अर्बन लोकल बॉडीज में ओबीसी है या नहीं है, इस बात को देखा और समझा जाएगा। तो अभी तक इन्होंने यही किया है। अब यहां पर इन्होंने एक चीज और भी की है कि ओबीसी जो है ना वो यहां पर गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए पंचायत लेवल पर या पंचायत कमेटी मेंबर या एमएलए एमपी इन सब में ओबीसी कितने हैं, यहां पर ओबीसी कितने लोग यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोग हैं, उन सबका डेटा यहां पर दोस्तों रखा गया है। इसके बाद देखिए यहां पर सर्वे में एक चीज और भी है, वोंट जस्ट डिटरमाइन द कोटा फॉर अपकमिंग इलेक्शन, इट विल आल्सो असेस द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन झारखंड ओवर द लास्ट 25 इयर्स। यानी ये जो पूरा हमारा डेटा कलेक्ट हुआ है ये केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताएगा बल्कि पिछले 25 सालों में क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है ओबीसी का वो भी यहां पर क्लियर करेगा, उसके लिए भी यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स बताएगा।
अगर हम ओबीसी की बात करें झारखंड में, तो अभी तक देखिए क्या होता है, अभी तक ओबीसी वर्ग को यहां पर देखिए दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड। एक कैटेगरी है BC1 और दूसरी कैटेगरी है BC2। यानी जो टोटल अदर बैकवर्ड क्लास के लोग यहां पर हैं, उनको भी फर्दर दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है झारखंड में। BC1 यानी बैकवर्ड क्लास 1 एंड बैकवर्ड क्लास 2। जो बैकवर्ड क्लास 1 है वो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। अगर बैकवर्ड क्लास 2 की बात की जाए तो उसमें ओबीसी की उन कैटेगरीज को डाला गया है जो कंपैरेटिवली कम बैकवर्ड हैं, ठीक है। यानी BC1 और BC2 में अगर आप देखें तो BC1 ज्यादा बैकवर्ड है, BC2 कम बैकवर्ड है। ये प्रीलिम्स के लिए सवाल आपका दोस्तों बन सकता है। इसके साथ साथ यहां पर देखें तो भाई यहां पर हायर शेयर जो है ना वो भी यहां पर देखा गया है। 127 कास्ट हैं BC1 कैटेगरी में और 45 कास्ट हैं BC2 कैटेगरी में। यानी अदर बैकवर्ड क्लास के भी जो दो टाइप हैं उसमें भी कैटेगरी का डिवाइडेशन कर दिया गया है। 127 जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है और 45 जो है वो क्या है, कंपैरेटिवली कम बैकवर्ड है दूसरी वाली कम्युनिटी से। तो ऐसा दोस्तों यहां पर ये पूरा अभी ट्रिपल टेस्ट हुआ था। आपको ट्रिपल टेस्ट के स्टेप यहां पर समझ लेने हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नाउ नेक्स्ट अगली न्यूज का बात करेंगे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज में लगातार चल रही है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों बहुत पॉसिबल है कि बन सकता है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में आने वाले दिनों में या फिर स्टेट पीसेस के कई सारे एग्जाम्स में। अभी कई सारे आपने रिपोर्ट देखी होंगी जहां पर पाकिस्तान को डिपोर्ट करने वाले लोगों के इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं। भारत सरकार के आदेश पर भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी लोगों को चिन्हित किया गया और उनको बोला गया कि भाई आप पाकिस्तान वापस जाइए। जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जिनके पास पाकिस्तानी नागरिकता है, उनको तुरंत वापस जाने को कहा गया। उनमें से कई चौंकाने वाले बयान और इंटरव्यू सामने आए जिसमें उन पाकिस्तानी नागरिकता वाले लोगों ने कहा कि हम तो 20-20, 25-25 साल से भारत में रह रहे हैं, हमारे पास भारत में बना हुआ राशन कार्ड भी है और हमने वोट भी कास्ट किया है। तो यहीं पर एक चुभता हुआ सवाल उठा कि कैसे किसी पाकिस्तानी नागरिक को वोटर आईडी कार्ड इशू हो गया। ऐसी कौन सी खामी है जिसकी वजह से सिस्टम को यह पता ही नहीं लगा और सिस्टम में पाकिस्तानी नागरिक को वोट शामिल हो गया। अभी आपने कश्मीर के एक व्यक्ति का बयान सुना होगा, ओसामा उसका नाम है। उसने बोला कि मैं तो बहुत टाइम से यहां पे हूं, 17-18 साल से यहां पर हूं और मैंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लोकसभा के चुनाव के लिए भी वोट दिया, विधानसभा के लिए भी वोट दिया और लोकसभा के लिए भी दिया। तो कैसे किसी पाकिस्तानी नागरिक का वोटर आईडी कार्ड बन गया, इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो आज इस आर्टिकल में यही बात हम देखेंगे कि कैसे एक वोटर आईडी कार्ड बनता है। अगर किसी को भी इंडिया में वोटर आईडी कार्ड बनवाना होता है, मतदाता पहचान पत्र बनवाना होता है, तो उसके लिए क्या चीजें होती हैं वो इस आर्टिकल में दी गई है कि कब हम वोटर बनते हैं, कैसे सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन होता है और वगैरह वगैरह। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे। देखिए भाई, अगर हम वोटर की बात करें कि भारत में कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 326 हमारे संविधान का ये अनुच्छेद है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का नागरिक है, तथा हु इज नॉट लेस देन द 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो 18 साल से कम उम्र का नहीं है, मतलब जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं है, एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड, और जिसको किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। उसकी अलग अलग कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा। तो तीन बातें, पहला भारत का नागरिक है, दूसरा 18 साल से ऊपर की उसकी एज हो चुकी है, और तीसरा किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, वो क्या कर सकता है, वोटर बन सकता है और इंडिया में मतदाता के रूप में रजिस्टर हो सकता है, पंजीकृत हो सकता है। यह आर्टिकल नंबर 326 में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और एक्ट भी है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझना, तीन चीजें यहां पर लिखी हैं। क्या लिखा है, डिस्क्वालिफिकेशन शैल फॉलो, यानी अगर कोई वोटर बनना चाहे भारत में तो कौन कौन सी शर्तें ऐसी हैं जिन शर्तों के आधार पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। सुनिए कौन कौन सी है। सबसे पहला क्या लिखा है, अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। ये शर्तें याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ऑप्शन में पूछी जा सकती हैं। पहला कि अगर किसी का जो नागरिकता है वो भारत की नहीं है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। सेकंड,
और इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स, यानी अगर कोई मानसिक रूप से दिवालिया है, यानी किसी की मानसिक स्तर ठीक नहीं है, ऐसा प्रूफ हो चुका है रिपोर्ट्स में, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट हो या अन्य किसी कारणों से ऐसा प्रूफ हो चुका है, जो मानसिक दिवालिया है वो भी वोटर दोस्तों नहीं बनेगा, या जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो भी वोटर दोस्तों नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेयर्ड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट और इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड फॉर वोटिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द करप्शन प्रैक्टिसेस। यानी तीन बातें हो गई, पहला भारत का नागरिक ना हो तो वोटर नहीं बन सकता, सेकंड अगर मान लीजिए क्या हो, उसका दिमाग जो है वो सही ना हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो वोटर नहीं बनेगा, थर्ड अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा वो किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया जाएगा तो भी वो भारत में वोटर नहीं बनेगा। यह साफ तौर पर यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे, इस कनेक्शन विद द इलेक्शन, ये समझ में आ गया। यहीं पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6 द फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन न्यू वोटर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए समझ में आ गई। संविधान का आर्टिकल नंबर 326 ये क्या है, कंडीशन बता रहा है कौन वोटर बनेगा, भारत का नागरिक हो, 18 साल से ऊपर का हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एक्ट पीपल एक्ट 1950 ये क्या बता रहा है, कौन कौन नहीं बनेगा वोटर, जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो नहीं बनेगा, जो अनसाउंड होगा यानी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा वो नहीं बनेगा, और करप्शन प्रैक्टिसेस में अगर कोई आ गया होगा तो भी नहीं बनेगा। अब सुनिए, नया वोटर बनने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो फॉर्म 6 जारी करता है, फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। ये फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 6 है एप्लीकेंट टू प्रोवाइड सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एज एंड एड्रेस, यानी जैसे ही आप नया वोटर बनना चाहेंगे तो इलेक्शन कमीशन आपसे फॉर्म 6 भरवाएगा। फॉर्म 6 में आपको अपनी एज 18 साल और अपने एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा। ये दो चीजें ही मांगी गई है, साफ साफ लिखा है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूं मैं, द फॉर्म induce a declaration of citizenship and while no proof of citizenship is required, यानी फॉर्म 6 में यह तो पूछा जाएगा कि आपकी नागरिकता क्या है, लेकिन उस नागरिकता का प्रूफ आपको नहीं देना है। बस किसका देना है, कहां रहते हो, एज कितनी है। आपको केवल क्या करना है, फॉर्म 6 भरना है नया वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए। फॉर्म 6 में आपको केवल अपनी एज और एड्रेस का प्रूफ देना है, सिटीजनशिप को मेंशन करना है बट कोई प्रूफ नहीं देना। यही है वो लूप होल जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को जारी हो गए हैं वोटर आईडी कार्ड। आगे देखते हैं। अगर यहां पर एक बात और लिखी है कि किसी भी वजह से आपकी घोषणाएं झूठी पाई जाती हैं, आपका एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या नेशनैलिटी वो आपकी झूठी पाई जाती है, तो देखिए सजा का प्रावधान भी है। सजा का प्रावधान कितना है, आपको यहां पर सजा हो सकती है अप टू अ ईयर, 1 साल की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है। और ये सेक्शन 31 है 1950 एक्ट का, यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इसका सेक्शन 31 है। वो कहता है झूठ बोलोगे तो सजा पाओगे, लेकिन प्रूफ देना नहीं है। अब झूठ की जांच कैसे हो, मैंने एज प्रूफ दे दिया, एड्रेस प्रूफ दे दिया, सिटीजनशिप वहां पे लिख दी है, अब क्या होता है, तो कैसे होती है डिटर्मिनेशन सिटीजनशिप की, वो जरा देखते हैं। एक ऑफिसर का नाम है ERO, यहां लिखा है देखिए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन ने इसी ऑफिसर को यहां पर रखा हुआ है सारी चीज देखने के लिए। यही वो ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजिंग श्योर दैट नो इनएलिजिबल पर्सन इज एडेड टू द इलेक्टोरल रोल, यानी यही वो अधिकारी है जो इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी जो इनएलिजिबल पर्सन है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में रजिस्टर्ड ना होने पाए। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, क्या है, एक्सपेक्टेड टू इंक्वायर इनटू द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, यानी ये अधिकारी भी अगर कोई क्लेम करेगा, कोई ऑब्जेक्शन करेगा, तब ही जांच करता है, तब ही इंक्वायरी करता है, अदरवाइज नहीं करता। यानी अगर मान लीजिए मैं या कोई भी अन्य पर्सन भारतीय नागरिक नहीं है, मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए एज का प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ दे दिया, भारत में मैं कई वर्षों से रह रहा हूं, और मेरे खिलाफ कभी कोई कंप्लेन, कभी कोई ऑब्जेक्शन, मेरे वोटर आईडी खिलाफ, वोटर आईडी कार्ड के लिए कोई भी क्लेम नहीं किया गया, तो यह अधिकारी कोई भी जांच नहीं करेगा।
और मेरा वोटर आईडी कार्ड फटाफट जारी हो जाएगा। बस मेरे पास एज प्रूफ होना चाहिए और साथ में होना चाहिए मेरे पास एड्रेस प्रूफ। एज प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, मेरी 12th की मार्कशीट हो सकती है, ठीक है, जो मैंने यहीं से पास किया। यही उसामा ने कहा था, वो कश्मीर का व्यक्ति, उसने कहा मैंने यहीं पे अपनी स्कूलिंग करी है, यहीं पे मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, यहीं से मैंने सब कुछ काम किया है, ठीक है, दिखा दिया, हो गया एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप जहां रहते हो वहां से किराया नाम बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो यहां पे कहा जा रहा है कि भाई कभी कोई ऑब्जेक्शन होगा या कोई क्लेम होगा तब इंक्वायरी करेगा ये ईआरओ, अदरवाइज नहीं करेगा। साफ साफ में लिखा है डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन। यूजुअली कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, जांच होती नहीं है और वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। तो लूप होल आपको समझ में यहां पर आया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर ऑब्जेक्शन होता है तब क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे तब क्या होगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि ईआरओ क्या करेगा, सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द अपेंडिक्स इज, अगर ऑब्जेक्शन हो जाए तब ईआरओ क्या करेगा, तब देखिए यहां पर क्या करेगा, ईआरओ मस्ट अप्लाई देयर माइंड इंस्पेक्टेड विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्स्ट्रा न्यूसेंस कॉन्शियस। यानी एक काम करेगा, बिना कहीं इन्फ्लुएंस हुए ये चेक करेगा कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं है, ऑब्जेक्शन जो किए गए हैं वो झूठे हैं या सच्चे हैं। अगर ऑब्जेक्शन जो है सच्चे पाए गए तो भाई क्या करेगा, सीधे सीधे वो कैंसिल करेगा और वो सेक्शन 31 के तहत सजा जो भी होनी होगी होगी। और अगर नहीं कुछ पता करेगा तो फिर यहां से सीधी बात हो जाएगी। बट यहीं पे एक बात और आपको बताता हूं कि यहां पर अगर ईआरओ ऑब्जेक्शन को सही पाता है, यानी कोई भी गड़बड़ पाता है, तो ईआरओ जो भी फैसला देगा उसके खिलाफ भी जाने का यहां पर जो है वो काम है। एप्लीकेंट जो है वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है कि भाई मेरी सब कुछ चीजें ठीक है, ईआरओ ने गलत फैसला लिया है, आप इस पर चर्चा कीजिए। ये भी एक यहां पर पॉसिबिलिटी दोस्तों बन जाती है। यहां पर एक बात और समझेंगे आप कि भाई अगर ईआरओ के सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है तो एक नियम और भी है कि एप्लीकेंट को फिर सब कुछ साबित करना पड़ेगा। अपनी सिटीजनशिप भी साबित करनी पड़ेगी, एज भी साबित करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ अपना एड्रेस प्रूफ भी साबित करना पड़ेगा। यानी अगर ऑब्जेक्शन पाया गया तब एप्लीकेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे वहां पर सब कुछ साबित करना ही पड़ेगा। लेकिन वो तब है जब ईआरओ के पास कोई ऑब्जेक्शन पहुंचेगा, कोई क्लेम पहुंचेगा तब। नाउ नेक्स्ट, अगर हम देखें यहां पर कि माइग्रेंट्स के साथ क्या होता है। माइग्रेंट्स मतलब कि भारत में ही कई प्रदेशों के लोग एक दूसरे प्रदेश में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का चला गया पंजाब में, पंजाब का आ गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु का आ गया कर्नाटक में, कर्नाटक आ गया यूपी में, ऐसे कई शिफ्टिंग होती है। तो माइग्रेंट के साथ क्या होता है, तो देखिए साफ साफ लिखा है कि माइग्रेंट के साथ क्या होता है, द ईआरओ हैज टू क्रॉस चेक द पर्टिकुलर विद द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो आया होगा उस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से वो क्लियर कर लेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ का नागरिक है या नहीं है। साफ सीधी बात, वो सब कुछ सही बता देगा तो सब कुछ यहां पे सही हो जाएगा। अगर मैरिड वुमेन की बात करें, जब किसी स्त्री की शादी होती है, विवाह होता है, तो निश्चित तौर पर उसका पता, उसका एड्रेस चेंज हो जाता है। और आपने अभी पढ़ा कि वोटर आईडी कार्ड के लिए क्या चाहिए, एज प्रूफ चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। अब मैरिड वुमेन का तो एड्रेस हो गया चेंज, तो क्या करेगा, तो मैरिड वुमेन के लिए क्या करते हैं कि मैरिज से पहले वाला एड्रेस प्रूफ, मैरिज से पहले वाला एज प्रूफ वो मान्य कर देता है कि भाई ठीक है मान्य है। उसे ये नहीं पता है कि पाकिस्तान से कोई आया हुआ है, कहां से कोई आया हुआ है, ठीक है। ईआरओ को तो पता है भाई इंडिया में ही मैरिज हुई है तो कहीं इंडिया से ही आई होगी, तो मैरिज से पहले वाला जो चीज होती है वो भी वहां पे मान्य हो जाता है। ये मैरिज वाले केस में होता है, मैरिज वुमेन के केस में यहां पर होता है। तो मित्रों ये चीज है, इस चीज को मैंने आपको संक्षेप में बताया, उसी पर यह आर्टिकल है कि किस तरीके से भारत में वोटर आईडी कार्ड प्राप्त होता है। अब यही पे लूप होल था जो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए हैं, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद करिएगा। नाउ आगे बढ़ेंगे तो अगली एक और न्यूज दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। हम लोग देखेंगे इसको। एक सिंचाई पद्धति है, लिफ्ट सिंचाई पद्धति, उसी से संबंधित यह रिपोर्ट है। रिपोर्ट हालांकि बहुत बड़ी है, बट हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको मिलेंगे, लेकिन रिपोर्ट को मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं। अभी हुआ यह है कि भारत में कुछ ऐसे डैम प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जांच पड़ताल की गई। उस जांच पड़ताल में यह पाया गया कि वो डैम जो हैं वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड से बहुत नीचे बने हुए हैं। तो जब बहुत नीचे स्टैंडर्ड था तो उनके रखरखाव, उनके मेंटेनेंस का ऑर्डर जारी हुआ है और बाकी सारी परियोजनाओं की जांच पड़ताल को यहां पे इंश्योर किया गया है।
दोबारा से स्टैंडर्ड्स को देखा गया है कि भाई क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसी पर ये रिपोर्ट दोस्तों आई है। तो आइए कुछ वर्ड्स के साथ यहां पर चीजें देखते हैं जो आपके एग्जाम में काम में आएंगी। तो क्या हुआ है, अभी हुआ ये है कि इंडिया में इंडिया नेशनल सेफ्टी रेगुलेटर फॉर लार्ज डैम, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इंडिया नेशनल सेफ्टी रेगुलेटर फॉर लार्ज डैम्स, इन्होंने क्या करा, कुछ जांच करी। उस जांच में एक शब्द यहां पे जोड़ा, इनरिपेयरेबल डैमेज। यानी इन्होंने जब भारत में कुछ बड़े डैम्स की जांच करी, बड़े डैम्स की इंक्वायरी करी, उसकी मेंटेनेंस देखा, तो उनकी मेंटेनेंस और उनकी स्टेज, उनके स्टैंडर्ड में इतनी कमी आई कि इन्होंने कहा कि जो डैमेज है वो कैसा है दोस्तों, वो इनरिपेयरेबल डैमेज है। ऐसी इस टॉपिक के साथ, इस वर्ड के साथ वो रिपोर्ट पेश करा, और कहां करा था, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। और वो स्ट्रक्चर जहां पे इन्होंने जांच करी है, वो कोई ऐसी वैसी जांच नहीं थी, वो पूरे विश्व के सबसे बड़े लिफ्ट वाटर इरिगेशन सिस्टम, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में से कुछ डैम ऐसे हैं, उनकी जांच की थी। मतलब ऐसे डैम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, जहां से पानी को लिफ्ट इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, ऐसे बड़े बड़े बैराजों से इन्होंने जांच की थी और स्टैंडर्ड खराब पाए गए। तो इनरिपेयरेबल डैमेज नाम से इन्होंने रिपोर्ट पेश करी कि भाई डैमेज जो है वो इनरिपेयरेबल है। ना यहां पर एक बात देखिए कि भाई यहां पर क्या है ना, एक ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसका नाम ये लिखा है, देखिए, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, नाम याद कर लीजिए, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो गोदावरी रिवर पर बना हुआ है, तेलंगाना में है, और तेलंगाना का जयशंकर भूलपत्ती डिस्ट्रिक्ट है, जयशंकर भूलपत्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर दोस्तों ये बना हुआ है, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगता है। इस कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल हुई, और उस जांच पड़ताल में कुछ कमियां पाई गई, जिसको इनरिपेयरेबल डैमेज दोस्तों यहां पर कहा गया। अब इसी पर पूरी दोस्तों रिपोर्ट है कि क्या वो डैमेजेस थे और क्यों ऐसा बात यहां पर की गई है। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये 2019 में जून में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है वो 2019 में शुरू हुआ, और कब बनके तैयार हुआ, फरवरी 2024 में बनके तैयार हो गया। फरवरी 2024 में जब ये तैयार हुआ, उसके बाद दोस्तों यहां पर एक फ्लड आया, एक बाढ़ आई, और बाढ़ के बाद दोस्तों यहां पर क्या हुआ, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी यानी एनडीएसए से एक रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया कि एक बॉडी सेटअप कीजिए नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत, और यहां से आप इंस्पेक्शन कीजिए कि ये बाढ़ क्यों आई थी, इस डैम से ऐसा क्या हुआ कि बाढ़ आई। समझ गए क्या हुआ कि 2019 में कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, 2024 में बनके तैयार हो गया, उसके बाद वहां पर एक बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद जो तेलंगाना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया कि आप नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत एक इंस्पेक्शन कीजिए कि भाई क्या हो रहा है, एक सेटअप कीजिए कमेटी का और इंस्पेक्शन कीजिए कि आखिरकार ये क्या हुआ। एनडीएसए ने पूरा इंस्पेक्शन किया, सेटअप किया, और अभी उन्होंने अपनी उन्हीं फाइंडिंग्स को, उन्हीं रिपोर्ट्स को पब्लिक किया है, और उसी रिपोर्ट की बात यहां पर की जा रही है। अब क्या हुआ है जरा सुनिए। तो उसी मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की, कैसे कैसे बना और क्या यहां पर फाइंडिंग्स यहां पर दिखाई दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते हैं जरा। देखिए यहां तक की बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2019 में शुरू हुआ, और तेलंगाना जो भारत राष्ट्र समिति है उन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये शुरू हुआ था। उसके बाद 2024 में बनके तैयार हुआ। यहां पर देखिए डैम्स के नाम आप यहां पर याद करिए। ये जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है कालेश्वरम वाला, ये लगभग 500 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, 500 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि 500 किलोमीटर में प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो पानी का इलाका है, कितने इलाके में पानी वहां पर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी पूरी जांच यहां पर शुरू हुई। हुआ ये था, एक बात और समझ लीजिए, ये लिफ्ट इरिगेशन शायद आपके लिए नया शब्द होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि डैम्स में पानी को इकट्ठा किया जाता है, ऊंचाई वाले स्थानों से जो नीचे स्थान होते हैं, ग्रेविटी का प्रयोग करके यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से पानी को नहरों के माध्यम से निचले इलाकों में भेज दिया जाता है। यही तो होता है ना। लिफ्ट इरिगेशन में कुछ अलग सिस्टम है। यहां पर क्या होता है, पानी को इकट्ठा करके कुछ पंप्स के द्वारा, कुछ सर्ज पूल के द्वारा एक ऊंचाई पर स्थित रिजर्वायर तक पहुंचाया जाता है, और ऊंचाई पर स्थित जो रिजर्वायर होता है वहां से फिर कैनाल्स के थ्रू सारे डिस्ट्रिक्ट में, गांवों में इस पानी को पहुंचाया जाता है। तभी से बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, यानी पहले पानी को लिफ्ट करना है, उसके बाद फिर इलाकों तक पहुंचाना है।
ठीक है, तो ऐसा ये प्रोजेक्ट बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है, वो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 जिले जो है वो 500 किलोमीटर के इलाके में हैं, और उस 500 किलोमीटर के इलाके में ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1800 किलोमीटर लंबा जो कैनाल सिस्टम है वो उसके लिए बनाया गया है, यानी जो कैनाल्स हैं उन सबकी लंबाई अगर देखेंगे तो 1800 किलोमीटर हो जाती है। ऐसा ये प्रोजेक्ट दोस्तों है। 240,000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी टीएमसी, 240 टीएमसी पानी दोस्तों यहां से यूज होता है, और उस 240 टीएमसी में से 70% से भी ज्यादा पानी केवल और केवल इरिगेशन के लिए यूज दोस्तों किया जाता है। बाकी का 30% इंडस्ट्री के लिए भी है, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी है, और ड्रिंकिंग वाटर भी है। ऐसा यहां पर है, लेकिन मैक्सिमम पानी किसके लिए? इरिगेशन के लिए। अब यहीं पर दोस्तों एक गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ ये हुई कि यहां पर जो मेडीगाड्डा प्रोजेक्ट है वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ सुनिए। 21 अक्टूबर 2023 को इस पूरे प्रोजेक्ट में से एक पोल था, भाई डैम जो है वो पोल्स पर टिका है, एक पोल जो है टूटकर पानी में गिर गया। एक पोल जैसे टूटकर पानी में गिरा तभी वहां से पानी का बहाव हुआ और वहां पे फ्लड आया। फ्लड के बाद फिर वही कहानी हुई, एनडीएसए को बोला गया, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को बोला गया कि आप नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग आप एक कमेटी सेटअप कीजिए और जांच पड़ताल कीजिए। तो इन्होंने पूरी कमेटी सेटअप करा और यहां पर पूरी जो रिपोर्ट है वो इन्होंने यहां पर दी है, और अभी 29 अप्रैल को ये जो रिपोर्ट है ये पूरी यहां पर फॉर्मुलेट हुई है और यहां पर बातचीत की गई है। बहुत सारे लूप होल यहां इस रिपोर्ट में दोस्तों बताए गए हैं, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। एक बार देखिए यहां पर लिखे हुए हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किए ही नहीं गए थे वहां पर डैम्स को बनाने के लिए। बहुत जरूरी होता है कि भाई भौगोलिक रूप से वहां की जांच पड़ताल की जाए कि डैम वहां टिकेगा भी या नहीं टिकेगा, या और चीजें होंगी या वही नहीं होंगी, वो बहुत जरूरी यहां पर होता है, वो नहीं की गई। इसके साथ साथ देखें डिजाइन डिफिशिएंसीज, डिजाइन जो डैम्स का है वो बड़ा गड़बड़ है। मेडीगाड्डा प्रोजेक्ट जो था, जहां पर ये मेडीगाड्डा प्रोजेक्ट में गड़बड़ हुआ है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट का ही एक सब प्रोजेक्ट है मेडीगाड्डा, वहीं पर गड़बड़ हुआ है। तो वहां पर डिजाइन में बहुत सारी गड़बड़े पाई गई, डिजाइन वहां का ठीक नहीं था उस जगह के हिसाब से। साथ में यहां पर कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए गए, यानी कंस्ट्रक्शंस में जो मटेरियल यूज होता है वो ठीक नहीं था, उसकी वजह से गड़बड़ हुआ। साथ में यहां पर देखिए मॉडलिंग जो स्टडीज थी वो गड़बड़ थी, स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा थे, जो रोबस्ट क्वालिटी कंट्रोल है वो वहां पर नहीं था, जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस है वो भी फेल्यूर पाया गया। इतनी सारी चीजें यहां पर उस रिपोर्ट में बोली गई हैं, और इस पर अब यहां पर फिक्स करने की बात चल रही है कि इसको कैसे फिक्स यहां पर किया जाए। इसके साथ साथ देखिए कमेटी ने एक और रिपोर्ट दी है कि भाई यहां पर जो है ना वो 3 बैराज हैं, और वो तीनों बैराज पे यहां पर जो है डिस्ट्रेस है। तीनों बैराज का जो स्ट्रक्चर है उस पर यहां पर रिपोर्ट खराब दी गई है कि उन तीनों ही बैराज के स्ट्रक्चर को दोबारा से आप देखिए और उनको एक बार और जस्टिफाई कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस प्रकार की पूरी बात दोस्तों यहां पर बताई गई है। अब यहां पर स्ट्रक्चरल जो फिक्स है उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं ये भी समझाया गया है, बताया गया। डिजाइन गड़बड़ है, डिजाइन को ठीक करना है, जो वहां पर जियो टेक्निकल एडवांसेस हैं उनको अप्लाई करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो कमियां हैं उनको ठीक करना है, तो वही सारे यहां पर फिक्सेस समझाए गए हैं। और यहां पर एक हाइड्रोलिक डिजाइन को बताया गया है कि भाई उसको आप यहां पर लेके आइए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कीजिए, तभी आपका ये मामला ठीक हो पाएगा, वरना प्रॉब्लम्स यहां पर रहेंगी। अभी दोस्तों यहां पर एक ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी हुई है, नई ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको अभी इतना नहीं बता रहा हूं। हुआ क्या था आपको इसका ब्रीफ बता देता हूं कि भाई हमारा जो कोविड आया था, कोविड के समय आपने देखा था कि जो अमीर देश थे, जो समृद्ध देश थे, उन्होंने खूब सारी वैक्सीन बना लिया और अपने अपने कंट्रीज में लोगों को प्रोवाइड कराया। लेकिन जो गरीब देश थे, जो पिछड़े हुए देश थे, वहां पर नहीं दवाई पहुंच पाई। 70 लाख लोग मारे गए पूरे विश्व में, 7 मिलियन लोग मारे गए पूरे विश्व में। तो उस समय WHO ने ये देखा कि अगर उस समय दवाइयों के बनाने के लिए कोई एक समझौता होता, एक वैश्विक संधि होती और दवाइयां आसानी से पहुंच पाती, तो हम लोग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को मरने से बचा लेते। बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कमेटीज में, अंतरराष्ट्रीय नियमों में, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में, कि उस वजह से दवाइयां तेजी से नहीं पहुंच पाई। जो गरीब और पिछड़े देश थे वहां पर दवाइयां बन नहीं पाई। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक संधि बनाने का प्रस्ताव दिया गया था कि आगे अगर ऐसी कोई भी महामारी आए, कोई पेंडेमिक आए, तो उसमें सभी देश मिलकर दवाइयों पर काम करें और सभी देश एक दूसरे देशों में दवाइयों को पहुंचाने पर सहयोग करें। जो
जो कंडीशंस खराब हैं, जो क्रिटिकलिटीज हैं वो ना हो और आसानी से दवाई पहुंच जाए, इसके लिए संधि पर बात चल रही थी, जिस पर सारी सहमति बन गई है। अमेरिका इस संधि से दूर हो गया है, वो इस संधि में नहीं है और वैसी संधि यहां पर बना ली गई है, तो उसी पर ये पूरी रिपोर्ट है। इस पर हम पहले भी आर्टिकल दोस्तों कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं। नेक्स्ट एक और न्यूज अभी फेमस हुई थी तमिलनाडु की, वहां पर अभी मेयोनीज को बैन कर दिया था। वहां पर एग बेस जो मेयोनीज थे उनको बैन कर दिया था। मेयोनीज हम सभी ने फास्ट फूड में खूब खाई होंगी, भारत का एक बहुत प्रचलित एक चीज बन गई है मेयोनीज। चाहे आप पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, मोमोज खाएं या कोई भी अलग फूड खाएं, उसमें आपको मेयोनीज मिलेंगी। तमिलनाडु में इसको बैन कर दिया गया। क्यों? देखिए मेयोनीज में जो हम बेस की बात करें तो उस बेस में एग और ऑयल, ये दो चीजें होती हैं। अब एग को जब हम पकाकर खाते हैं तो एग में जो पैथोजेंस हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल हैं, तो एग को जब हम पकाते हैं तो पकाने से हीट से वो सारे पैथोजेंस मर जाते हैं। बट मेयोनीज बनाने में क्या होता है? मेयोनीज बनाने में हम उस एग का जो यॉर्क होता है, जो पीला पदार्थ होता है एग के अंदर, अंडे के अंदर पीला पदार्थ होता है, उसको तेल में मिलाते हैं और कुछ और इंग्रेडिएंट मिलाते हैं और कच्चा ही उसको घोल लेते हैं। जब वो गाढ़ा बन जाता है तो वही मेयोनीज होता है। यानी एग को आपने पकाया नहीं। जब एग को पकाया नहीं तो उसमें जो पैथोजेंस हैं वो कैसे हैं? अभी जिंदा है और हमारी बॉडी के लिए वो बहुत खतरनाक दोस्तों होते हैं। और उन पैथोजेंस में भी दो पैथोजेंस, साल्मोनेला और ई कोलाई, ये दो ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक हमारी बॉडी के लिए होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में डिसीज पैदा कर सकते हैं, जो डेथ तक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि भाई आप ये काम नहीं करेंगे, आप एग बेस्ड जो मेयोनीज हैं उनको नहीं बनाएंगे। फूड इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। वहां पर जितने भी फूड सेलर्स हैं, जो भी स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं या जो और कंपनीज हैं, उनको मेयोनीज जो है वो एग की जगह कोई और रिप्लेसमेंट को ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा क्रिटिकल होगा, बट तमिलनाडु में ये ऐसा इसको कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों यहां पर और भी राज्य हैं, तमिलनाडु कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले तेलंगाना में भी ऐसा किया गया था और अभी पंजाब का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी दोस्तों इस पर बातचीत कर रहा है। इसको जो है वो 1 ईयर का बैन लगाने की बात यहां पर की जा रही है। तो तमिलनाडु पहला कोई राज्य नहीं है जहां पर ऐसी बात यहां पर हुई है। तो मित्रों इस प्रकार की न्यूज आपको ध्यान करनी है अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ अच्छी खबरों के साथ और कुछ ऐसे ही एनालिसिस के साथ। तब तक के आपसे विदा लेता हूं। आप जुड़े रहिए देवघर आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को मेरा नमस्कार।